मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अभी हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में जो उसकी और भी शक्तियां हैं उसके बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा की थी, उसी में एक विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर का तात्पर्य होता है निषेधाधिकार की शक्ति, यानी जब किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा अधिकार हो कि अगर वह उसका समर्थन नहीं करेगा, उस पर सहमत नहीं देगा, तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसी को वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रपति को भी कुछ दशाओं में वीटो पावर प्राप्त है और उस वीटो पावर का प्रयोग भी वह कभी कभी करता है। अभी तक का जो भारतीय संविधान के बाद का इतिहास रहा उसमें अगर देखा जाए तो 2 बार भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। एक बार किया था भारतीय डाक विधेयक के संबंध में और दूसरी बार किया था सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में जो विधेयक लाया गया था उसके साथ। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को नहीं चाहता है कि पारित हो तो उस पर वह वीटो पावर का भी प्रयोग करके उसको कानून बनने से रोक सकता है। अगली आती हैं राष्ट्रपति की जो सैनिक शक्तियां हैं। इसके संबंध में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, यानी तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला नेक्स्ट आता है भारत का जो राष्ट्रपति है उसको न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। न्यायिक शक्तियाँ कैसे, जैसे भारत में जितने भी न्यायपालिका हैं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। उसी के सिग्नेचर से, उसी के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। इसी के साथ ही भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, यानी किसी भी अपराधी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपराधी घोषित कर दिया है, उसका चाहे मृत्यु दंड मिला हो या कोई और दंड मिला हो, कारावास मिला हो, अगर राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका आती है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ उसके जो सुनवाई हुई थी उसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जो बाद में प्रकाश में आए, बाद में पता चला, तो उन सारे आधारों पे या फिर मानवीय आधार पर वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, पूर्णतः माफ़ी दे सकता है, या जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग वह निर्णय ले सकता है। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है वह उसको न्यायपालिका पर सर्वोच्चता के लिए नहीं दी गई है, बल्कि इसलिए दी गई है कि हो सकता है न्यायपालिका से भी भूलवश चूक हो जाए, क्योंकि न्यायपालिका वही निर्णय करती है जो उसके समक्ष साक्ष्य आते हैं, साक्ष्यों के आधार पे ही निर्णय करती है। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि साक्ष्य सही से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिससे गलत निर्णय भी हो सकता है। तो ऐसी दशाओं में सुधार के लिए राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला है राष्ट्रपति को जो कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। कूटनीति का मतलब है जो दूसरे देशों के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं उसके लिए जो बातचीत का, समझौतों का माध्यम होता है, उसी को कूटनीतिक शक्तियाँ कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी विदेशों से संधियाँ होते हैं, समझौते होते हैं, उन सब पे सिग्नेचर करने का, उसको पारित करने का काम राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ में भारत के जो राजदूत होते हैं जो दूसरे देशों में नियुक्त होते हैं उनको वहाँ नियुक्त करना, या दूसरे देशों के जो राजदूत भारत में नियुक्त होते हैं उनकी अनुमति पत्र को स्वीकार करना, ये सारे कार्यों का संपादन भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये तो था आपका जो राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है कि राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो उसको हम अगर देखें तो आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं 3 प्रकार की हैं। पहला है अनुच्छेद 352, जिसमें कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल की इसमें बात की गई कि अगर देश में कभी बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पूरे देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल
लगाया गया है। अगला आता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352। इसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य में वहाँ की शासन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, उसके सलाह पर जो वह रिपोर्ट देता है उसके आधार पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगा सकता है। यह अभी तक बहुत सारे राज्यों में कई बार 100 से ज़्यादा बार लागू की जा चुकी है और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब के पेप्सू में लागू किया गया था। अगला है अनुच्छेद 360 जिसे वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि अगर देश में ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि वित्तीय समस्या बहुत ज़्यादा आ जाए तो ऐसी दशा में अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वह पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। ऐसी दशा में लोगों के जो वेतन भत्ते हैं उसमें कटौती हो सकती है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन अभी तक जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लागू करना पड़े। तो इस प्रकार इन तीनों प्रकार के आपात कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं जिससे वह इन आदेशों के द्वारा देश को उस आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर सके। इसके साथ जो अगला आपका टॉपिक होगा वह उपराष्ट्रपति होगा, जिसको हम अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।